हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन डेली प्रीलिम्स एनालिसिस डेटेड 31 जुलाई। आज पहली बार लग रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हैं एक्सप्लेन में जो डिस्कस करने लायक है। थोड़ा इत्मीनान से डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल है लिथियम के बारे में। अब इसके बारे में सब कुछ डिस्कस कर लेते हैं आज। तो हुआ क्या कि इंडिया जो है इम्पोर्ट डिपेंडेंट है कुछ रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए, प्लस जैसे मान लो कि जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं जैसे कि कॉपर हो गया, 90% इम्पोर्ट डिपेंडेंस है इंडिया की। लिथियम के मामले में फॉस्फोराइट हो गया जिससे फॉस्फोरस निकलता है। इन सब पे इंडिया जो है इम्पोर्ट डिपेंडेंट है बहुत ज़्यादा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि 2023 में अगस्त में 24 क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट जो थी वो दी कि अब इसमें प्राइवेट सेक्टर जो है माइन कर सकता है इनको। पहले क्या करता था, सेंट्रल गवर्नमेंट ही क्रिटिकल मिनरल्स को माइन किया करती थी, अब अलाउ कर दिया। तो इसमें लिथियम भी इंक्लूडेड है। तो अब क्या होगा कि उससे पहले क्या हुआ था कि सेम 2023 में JNK में रीसी डिस्ट्रिक्ट में लिथियम के रिजर्व्स मिले, जिसको बोला गया कि शायद वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रिजर्व्स है। तो इंडिया की अभी करंट स्टैंडिंग क्या है? इंडिया करंट स्टैंडिंग ये है कि इंडिया जो है वो 5th लार्जेस्ट लिथियम रिसोर्स है इसका वर्ल्ड का। सबसे ज़्यादा किसके पास है? बोलीविया के पास। अब आपको पता होगा कि ये ए, ये बी, ये सी, ये ABC जो है ट्रायंगल बनाते हैं, इनको लिथियम ट्रायंगल बोलते हैं। साउथ अमेरिका में है ये तीनों। तो देखो बोलीविया के पास सबसे ज़्यादा है फर्स्ट, फिर चीन हो गया सेकंड नंबर पे, फिर देखो ऑस्ट्रेलिया के पास है तीसरे नंबर पे, चाइना के पास, इंडिया के पास 5वें नंबर पे, छठे नंबर पे ये हो गया अर्जेंटीना। तो ये और एक चीज़ इसमें देखने वाली बात है कि इंडिया कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, जैसे JNK की कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? रीसी डिस्ट्रिक्ट हो गई राजस्थान के नागौर रीजन में। तो ये जो माइका बेल्ट है, ये बेसिकली यहाँ माइका मिलता है, उसमें ही ये वाले जो लिथियम के मिनरल्स हैं ये मिल रहा है। फिर देखो छत्तीसगढ़ में कोरबा हो गया, नॉर्थ ईस्ट में भी मिलता है, ये भी देखना है। यहाँ प्रोस्पेक्टिंग चल रही है अभी कि मतलब कितना है क्या। आंध्र प्रदेश कर्नाटक में मांड्या डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो ये देख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं आर्टिकल में क्या दिया हुआ है। अब देखो आर्टिकल में एक मेंशन है पैगमाइट डिपॉजिट्स का। तो पैगमाइट क्या होते हैं? बेसिकली ये इग्नियस रॉक्स है। इन रॉक्स के अंदर हमें मिनरल मिलता है स्पोड्यूमीन। स्पोड्यूमीन जो है स्पोड्यूमीन जो है ये मिनरल है जिससे लिथियम निकलता है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत मिनरल जैसे प्रीलिम्स में ऑलरेडी आ चुका है इलेमनाइट आया था। ये किसका था? टाइटेनियम ऑक्साइड की ओर होती है। तो ओर किसके अंदर प्रेजेंट होती है? रॉक के अंदर। तो पैगमाइट डिपॉजिट्स हैं, और ये पैगमाइट डिपॉजिट्स बेसिकली जो हमारा छत्तीसगढ़ वाला रीजन है प्लस आंध्र प्रदेश वाला रीजन है, वहाँ पे ऐसे पैगमाइट डिपॉजिट मिलते हैं। जैसे मैंने राजस्थान का बताया कि राजस्थान के नागौर में जो माइका बेल्ट में मिलता है, वैसे इसमें पैगमाइट डिपॉजिट्स के उसमें मिलता है। बाकी अब देखो एक चीज़ दिया हुआ है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लासिफिकेशन फॉर रिसोर्सेज। अब ये क्या है? एक चीज़ ये है और दूसरी है कमेटी फॉर मिनरल रिजर्व्स इंटरनेशनल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। अब ये दोनों ही बेसिकली स्टैंडर्ड सेट करने वाली, स्टैंडर्ड मतलब सेट ऑफ रूल्स बता दिए कि जैसे ये माइनिंग रिजर्व है हमारा, इससे कितना प्रॉफिटेबल माइनिंग हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, वो सब का रूल बताता है। ठीक है, कि मतलब जो पहले ही हमने चेक करना पड़ता है रिजर्व्स में ना कि कितना इसमें से प्रॉफिटेबल कुछ निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो उसके रूल सेट करते हैं लोग। तो ये ऊपर वाली यूनाइटेड नेशन वाली जो है, ये यूनाइटेड नेशन के जो 5 रीजनल कमीशन है उसमें एक कमीशन ऑन यूरोप है, उसने ऑथराइज कर रखा है। और ये क्या है? ये थोड़ा UN के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं 2030 वाले, उनसे थोड़ा अलाइन होता है ये। ठीक है, और ये वाला जो नीचे है जो क्रिस्को है, ये बेसिकली प्राइवेट कंपनीज के ओरिएंटेड है कि उनको बताने के लिए कि देखो इसमें से कितना प्रॉफिट निकलेगा, ताकि वो अपने इन्वेस्टर को बता सके कि देखो इतना इन्वेस्ट करो तो हमें इतना प्रॉफिट मिल सकता है यहाँ पे। तो ये थोड़ा प्राइवेट सेक्टर की तरफ ओरिएंटेड है ये वाला, और ये थोड़ा गवर्नमेंट की तरफ से इंक्लाइंड है। तो इंडिया जो है वो इसको फॉलो करता है, इसके हिसाब से अपना रेगुलेशन सेट करता है। तो इस आर्टिकल में ये दिया हुआ है कि इसकी वजह से जब रेगुलेशन सेट करता है तो इंडिया को क्या हो रहा है कि बिडर्स नहीं मिल रहे हैं। माइनिंग की बिडिंग होती है ना, तो मिनिमम 3 बिडर्स चाहिए होते हैं। तो बिडिंग में इंडिया को जैसे लिथियम विथियम के केस में तो 3 बिडर भी नहीं मिल रहा। तो आर्टिकल में बोला गया है कि इंडिया को क्रिस्को के हिसाब से करना चाहिए ताकि प्राइवेट कंपनीज जो है वो ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएं इसमें। ठीक है, ये दोनों समझ में आ गया। ये और इसमें ये जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन है, ये बेसिकली 3 डिजिट कोड प्रोवाइड करता है हर रिजर्व को कि उसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी है कि नहीं है, इन सब के बेसिस पे। ठीक है, और भी 2 चीज़ होते हैं, ज्योग्राफिकल एक जियोलॉजिकल लोकेशन करके भी कुछ चीज़ होता है, 3 क्राइटेरिया होता है इसका, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बेसिकली कोई प्राइवेट बॉडी है उसके हिसाब से है, तो गवर्नमेंट बॉडी है नहीं, तो ये हमारे काम का नहीं है। बाकी
देखो पहला जो था लिथियम का ब्लॉक कहाँ डेवलप किया गया, छत्तीसगढ़ के कोरबा डिस्ट्रिक्ट में डेवलप हुआ। उसके बाद एक ये दिया हुआ है नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट। अब क्या हुआ, जो एमएमडीआर एक्ट मैंने बताया उसका हुआ था अमेंडमेंट 2015 में, उसमें एक बॉडी बनाई गई ये। अब ये क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। और ये किस लिए बनाई गई है, अब देखो नाम से ही पता चल रहा है, मिनरल का एक्सप्लोरेशन करने के लिए प्लस डेवलपमेंट डेवलपमेंट ऑफ मिनरल, ठीक है, ताकि इंडिया इंपोर्ट डिपार्टमेंट ना रहे। अब ये 2 टियर बॉडी है। 2 टियर बॉडी मतलब इसका एक गवर्निंग काउंसिल है। गवर्निंग काउंसिल का हेड कौन है, वो है हमारे मिनिस्टर ऑफ माइंस जो है वो, और जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसका कोई जो सेक्रेटरी होता है वो होगा, ठीक है। बाकी हम नॉर्थ ईस्ट का भी बता दिया कि नॉर्थ ईस्ट में भी है, तो इस आर्टिकल में बस इतना ही था काम का, ठीक है। अब देखो ये वाला आर्टिकल जो है सीन रिवर वाला, ये ऑलरेडी मैं 3 बार डिस्कस कर चुका हूँ। मैं द हिंदू में भी बता चुका हूँ, शायद मैंने डाउन टू अर्थ में भी बताया है, और एक्सप्लेन में भी आ चुका था। अब हुआ क्या है कि जो सीन रिवर है जो पेरिस के पास से निकल मतलब फ्रांस में फ्लो करती है, और ये पेरिस के पास से निकलती है। मैप नहीं दिखा रहा है इसका क्योंकि ऑलरेडी मैं कई बार बता चुका हूँ। अब इसमें क्या है कि ई कोलाई बैक्टीरिया मिल रहा है। ई कोलाई बैक्टीरिया हमारे गट में भी होता है, और बेसिकली ह्यूमन फेसिस में जो हमारा एक्सक्रीटा होता है उसमें मिलता है। तो बोला ये जा रहा है क्योंकि अब इसमें इवेंट कराना था सीन रिवर में ओलंपिक वाला, तो अब बोला ये जा रहा है कि पॉल्यूटेड है बहुत ज़्यादा, तो इसमें कैसे कराएंगे इवेंट, तो ये प्रॉब्लम है। बस इतना ही काम का है, आप एक बार मैप पे भी देख लेना। अब आते हैं इस वाले आर्टिकल में। अब इस वाले आर्टिकल में देखो काम क्या क्या है। पहले तो इस पे एक डायरेक्ट प्रीलिम्स क्वेश्चन आया है 2024 वाला, वो देखते हैं। पहले इस आर्टिकल में देख लेते हैं क्या दिया है। वेनेजुला हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट शेयर ऑफ प्रूवन ऑयल रिजर्व्स। ये फाउंडिंग मेंबर भी है किसका, ओपेक का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है। ये बना था ऑलमोस्ट 1960s में, शायद बगदाद कॉन्फ्रेंस से बना था, नहीं शायद नहीं, बगदाद कॉन्फ्रेंस ही था। बगदाद कॉन्फ्रेंस से बना था 1960s में, ठीक है। 5 फाउंडिंग मेंबर्स थे इसके। और दूसरा देख लो कि इसमें रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो था ये 255 था ऑलमोस्ट 2016 में, मतलब हाइपर इन्फ्लेशन की कंडीशन थी। हाइपर इन्फ्लेशन मतलब ऑलमोस्ट 3 डिजिट इन्फ्लेशन जब हो जाता है हाइपर इन्फ्लेशन हो गया, 2 डिजिट भी ऑलमोस्ट उतना ही माना जाता है। अब देखो होता क्या है कि जब भी हाइपर इन्फ्लेशन वगैरह हो जाता है ना, इसको बहुत, ये इकोनॉमिक क्राइसिस को टैकल करना बहुत टाइम लगता है इसको टैकल करने में, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि यूएन की एक रिपोर्ट आई, उसने एस्टिमेट किया कि 2022 तक ऑलमोस्ट 80% लोग 2015 के कंपैरिजन में एमिग्रेट कर गए। एमिग्रेट मतलब बाहर चले गए। अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसे आया, 2022 की रिपोर्ट थी, अब क्वेश्चन कैसे आया। अब ये रहा क्वेश्चन, देखो लिखा है स्टेटमेंट 1 क्या है, वेनेजुला हैज़ अचीव्ड अ रैपिड रिकवरी, ये याद रखना है, रैपिड रिकवरी फ्रॉम इट्स इकोनॉमिक क्राइसिस एंड सक्सीडेड इन प्रिवेंटिंग इट्स पीपल फ्रॉम फ्लीइंग टू अदर कंट्रीज, ठीक है, पहली चीज़ ये है। और दूसरा है वेनेजुला हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स। तो ये क्या है कि ये तो फैक्ट है। ये क्या होता है कि आप जब भी ओपेक पढ़ोगे तो आपको ये धीरे पता चल जाता है ओवर द टाइम कि ये चीज़ तो है। तो देखो प्रीलिम्स में ये तुमको याद रहेगा, शायद अगर याद रहा तो बहुत अच्छी बात। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है, ये तुम्हें कितना भी कोई आर्टिकल पढ़ा ले, बहुत मुश्किल होता है इसको टैकल करना एग्ज़ाम में। लोग बाद में बहुत बता देते हैं कि यार कि ईज़ी है, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे टिक लगा लेते हैं, और बहुत डिफिकल्ट होता है इसको अटेम्प्ट करना। तो अगर अटेम्प्ट करना भी है तो देखो इसमें क्या लिखा है, 2 चीज़ें दिया है, इकोनॉमिक क्राइसिस दे रखा है और यहाँ लिखा है रैपिड रिकवरी। अब इकोनॉमिक क्राइसिस से इतनी जल्दी रैपिड रिकवरी तो हो नहीं सकती, पहली चीज़। और तुमने अगर मान लो तुम्हारे यहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया और उसकी वजह से लोग एमिग्रेट करना शुरू हो गया, तो अगर वो एमिग्रेट कर रहे हैं तो तुम्हें पहली बात तो जैसे मान लो कि कोविड आया तो लोग आने लगे घर की ओर, लेकिन अब उनको मनाना कि वापस चले जाओ, कोविड चला गया है, ये बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत टाइम लगता है, 2-3 साल तो हमें लग गया हमारी कंट्री को। तो ये इतनी जल्दी कैसे हो गया, रैपिड रिकवरी कैसे हो गई कि लोग रुक भी गए, ये सब हो गया, तो इसके चांसेस हैं कि कम सही होने के। तो इस हिसाब से क्या हो जाता है, एक्सप्लेन तो दोनों नहीं करते हैं। देखो ये तो बात है, ये तो तुम्हें ऐसे पता चल जाएगा कि एक्सप्लेनेशन एक दूसरे का नहीं है, तो ये तो गलत है। तो इसके चांसेस हैं और एक जो चांसेस है हमारा, इसके चांसेस हैं, तो आप गेस ले सकते हो एग्जाम में, बट बहुत डिफिकल्ट होता है, इट्स नॉट ईजी, लोग ट्रिक बता देते हैं। नेक्स्ट, तो आज के लीस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पे आते हैं। अब लेह लद्दाख जो है हमें पता है कि एलिवेटेड हाइट पे है, तो यहाँ पे जो एयर होती है वो ऑलरेडी रेरिफाइड होती है। रेरिफाइड का मतलब बहुत थिन एयर होती है, और इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है एयर और थिन होती जाती है, तो इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर, क्या कहते हैं, जो एरोप्लेन्स होती हैं उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, इवन लैंडिंग डिफ़िकल्ट हो जाता है, उसके इंजन पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, और इवन उसके लिफ्ट में भी प्रॉब्लम आती है इस थिन एयर की वजह से। और ऊपर से क्या हुआ, लेह का जो टेम्परेचर है ये क्लाइमेट चेंज की वजह से भी और
इंक्रीज़ हो गया है। तो अब देख लेते हैं कि बर्नौलीज़ प्रिंसिपल बेसिकली है क्या? तो ये है हमारा बेसिकली बर्नौलीज़ प्रिंसिपल का एक्सप्लेनेशन। तो ये एरोप्लेन है मान लो ये हमारी, और ये उसका विंग है। तो इसका ऊपर वाला जो विंग होता है ऐसे कर्व्ड होता है। तो कर्व्ड होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ का एयर फ्लो जो होता है वो तेज़ हो जाता है। अब देखो किसी भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर यहाँ से तेज़ी-तेज़ी से हवा जा रही है ना, तो यहाँ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे कम एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ पे जो एयर प्रेशर जो होता है वो लो हो जाता है, और नीचे जो है धीरे-धीरे जा रही है, तो हाई प्रेशर हो गया। तो ये हाई प्रेशर, अब हमें पता है एयर कैसे फ्लो करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो अब देखो ये क्या होगा, विंग ऊपर की तरफ उड़ जाता है, तो ये लिफ्ट ऑफ हो गया। ये मतलब ऐसे प्लेन हवा में उड़ने लगती है शुरू-शुरू में। लेकिन अब इंजन पे कैसे, अब देखो रेरिफाइड हो गई अगर एयर, थिन एयर है, तो फिर से ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि ये जो ऊपर वाला जो लो प्रेशर है और नीचे वाला हाई प्रेशर है, इन सब के डेवलपमेंट में दिक्कत होगी। और दूसरी चीज़ कि जो एरोप्लेन का इंजन होता है, अगर थिन एयर हो गई तो वहाँ क्या होगा, एयर कम हो गई उस एरिया में। अब एयर कम है तो वहाँ पे O2 मॉलिक्यूल्स भी कम है, तो उनका इंजन जो ब्रीथ कर रहा है क्या कहते हैं ऑक्सीजन, वो कम मिलेगी इंजन को, तो इंजन में भी प्रॉब्लम आ गई। और लैंडिंग में कैसे दिक्कत होती है कि लैंडिंग अगर करने वाले ही है तो क्या होता है कि रिवर्स थ्रस्ट करके चीज़ होती है, कि मतलब अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाती है एरोप्लेन ताकि वो रुक सके। तो जब एयर थिन हो जाती है तो इसमें भी दिक्कत आती है। तो ये 3 चीज़ें दे रखी हैं, इतना काम का नहीं है। बट दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।